डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट 2 को यानी कवर करने आ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। जैसे कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स का जो हम लोग 10 ऐसे मॉडल सेट को यानी कवर करेंगे जो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं। अगर जिसकी भी तैयारी यानी नहीं हो पाई है, आपको बता दें इन 10 मॉडल सेट के माध्यम से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर होने वाला नहीं है। 100 का 100 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल सेट से ही पूछे जाएंगे। तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर आप इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं करा रहे हैं। तो सो आज जो है फाइनली आप लोगों का एकदम डिसाइड कर लिया गया है कि 10 मॉडल सेट आप लोगों को यानी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को इतना करना है कि जितने सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोग लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें पता चले कि ना आप लोग जो है इकोनॉमिक्स का जो है स्टूडेंट बहुत सारे हैं और हमें यानी जल्द से जल्द यानी वीडियो को यानी प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों को। तो चलिए गाइस, तो इसी के साथ शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहलाता है कि मांग में संकुचन कब होता है। जब देखिए मांग में संकुचन कब होता है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, यानी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, तब उस टाइम जो है मांग में यानी संकुचन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है। देखिए तृतीय में आप लोगों को तो पता ही है, तृतीय में आता है यानी सेवा, सेवा आता है। देखिए तृतीय के अंतर्गत तो सेवा आता है, लेकिन संचार जो आता है ये मेरा क्या करता है, यानी सेवा ही देता है, तो ये संचार जो भी होगा तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ, साधन लागत यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो होगा आपका यानी घरेलू आय होगा, क्या हो जाएगा, यानी घरेलू आयु बिल्कुल आय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका घरेलू आय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं। यानी स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, तो उसको जीएनपी और औसफितिक कहते हैं, उसको जीएनपी और औसफितिक कहते हैं। यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय आय में निम्न में से यानी किसे सम्मिलित किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय में जो है सम्मिलित किया जाएगा, इनमें से किसी को यानी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का यानी उत्पाद होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। तो उसके जो बाजार मूल्य को यानी क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी इसका आंसर आपका सकल घरेलू उत्पाद एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना निम्न में से यानी किस पर होती है। राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना जो है निम्न में से किस पर होती है, तो बाजार की कीमत और साधन लागत पर दोनों पर होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर होती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसका कथन है। देखिए मुद्रा वह है, ये होटल विदर्स का ये कथन है। ये आपको सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है कि ये सिद्धांत जो है किसका, तो आपको याद रखना है। ठीक है, होटल विदर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, शाख गुणक यानी इनमें से कौन है। देखिए शाख गुणक जो होता है 1/CRR होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है। देखिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जो संरक्षण है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब सॉरी स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे अब 11 नंबर क्वेश्चन, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए बजट प्राप्तियों के संगठक जो है यानी कौन होगा, यानी राजस्व प्राप्तियां होगा या पूंजी प्राप्तियां होंगे, यानी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों के लिए यानी कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। देखिए विकासशील राष्ट्रों के लिए सबसे कौन सा बजट नहीं उपयुक्त होता है, यानी घाटे का बजट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी घाटे का बजट विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। देखिए अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो इसका आंसर आपका एडम स्मिथ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट अर्थव्यवस्था में शामिल होती है, कौन शामिल होता है। तो देखिए उसमें छोटे छोटे चर भी होते हैं, व्यक्तिगत इकाई भी होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होता है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र चयन का यानी तर्कश है, ये किसने कहा था। देखिए अर्थशास्त्र ये जो है मतलब चयन का तर्कश है, किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था, रॉबिन्स। तो इसका आंसर आपका रॉबिन्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
तो किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा यानी कहा गया था। तो इसका आंसर आपका एडम स्मिथ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग यानी किसने किया था? देखिए माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है रेगनर फिश ने किया था। तो इसका आंसर आपका रेगनर फिश यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मांग को प्रवाहित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए मांग को प्रवाहित करने वाला कार्यक्रम से कौन सा होगा? तो देखिए उपभोक्ता की रुचि होगा, दूसरा आय में परिवर्तन, कीमत। तो इसका आंसर आपका सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन कारण है? तो बताइए ये जो होगा आपका यानी आय में कमी होगा, क्रेताओं की संख्या कमी होगा, उसके बाद उपभोक्ताओं की रुचि कमी होगा। तो इसका आंसर आपका सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है, यानी मांग वक्र का ढाल सामान्यतः जो होता है तो क्या होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसका था? ये जो दिया था प्रोफेसर JS मिल दिया था, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, ये कौन सा नियम है? तो ये जो है मतलब मांग का नियम है। तो इसका आंसर आपका मांग का नियम ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। देखिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो संबंधित है वो किससे है? तो बिल्कुल आपको बताया अल्पकाल में है। किससे है? अल्पकाल में होगा। तो इसका आंसर आपका अल्पकाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? देखिए उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण जो है साधनों की सीमिति और उसके बाद साधनों का अपूर्ण स्थापन न होता है। तो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी बच्चे आप लोग ए और बी दोनों बता रहा है बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, दीर्घकाल में पूर्ति की लॉज, दीर्घकाल में जो होता है पूर्ति की लोच जो होता है वह अधिक लोचदार होता है। क्या होता है? अधिक लोचदार होता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दीर्घकालीन उत्पाद फलन का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए इससे जो होगा यानी पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अल्पकालीन उत्पाद की दशा में एक मतलब क्या होता है? विवेकशील उत्पाद किस अवस्था तक यानी उत्पाद करना पसंद करेगा? तो ये जो होगा आपका यानी द्विव अवस्था, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बाजार मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो ये अति अल्पकाल से है। तो इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा यानी अति अल्पकाल, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 29 देखिएगा, किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मतलब क्या हो जाएगा? संशिष्ट अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो बताइए ये जो अध्ययन किया जाएगा किसमें? यानी पहला आपका क्या दिया हुआ है? यानी व्यापार चक्रों का सिद्धांत, बिल्कुल उसके बाद आर्थिक विकास का सिद्धांत, तीसरा आपका सामान्य कीमत स्तर मुद्रा स्फीति का सिद्धांत। इसका आंसर आपका सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 31 देखिएगा, अर्थशास्त्र में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो व्यापार चक्र उसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? व्यापार चक्र कहा जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 32, समष्ट उपकरण जो है क्या है? देखिए ये जो होगा आपका यानी समष्ट उपकरण की अगर बात करें तो ये होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति होगा, उसके बाद मौद्रिक नीति हो जाएंगे, आय नीति। तो इनमें से सभी इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, समशिष्ट आर्थिक चर प्रमुख है। तो ये जो होगा आपका यानी क्या? राष्ट्रीय आय होगा, राष्ट्रीय बचत और विनियोग, यानी उसका समग्र मांग होगा। तो इसमें से सभी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहलाता है? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? तो ये जो होगा उपयोगिता होगा सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, आर्थिक विकास, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 35, सामूहिक मांग के निर्धारित तत्व कौन है? तो देखिए सामूहिक मांग के निर्धारित तत्व जो है ये होगा आपका घरेलू क्षेत्र का यानी उपभोग व्यय, उसका सरकारी उपभोग व्यय, उसका निवेश हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 36 देखिएगा, पूंजीगत पदार्थ कौन है? तो देखिए पूंजीगत पदार्थ की अगर बात करें तो मशीन हो जाएगा,
बिल्डिंग हो जाएंगे, औजार हो जाएंगे, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा कि औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति उपभोग मतलब उपभोग व्यय एवं आय की कमी से किसी भी यानी विशेष स्तर का अनुपात होता है? क्या होता है? तो बिल्कुल वो आपको बता होगा, कुड़ी-हाड़ा, यानी बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, किसने कहा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का एक विशेष आय स्तर पर यानी उपभोग एवं आय का अनुपात है? तो ये जो कहा था यानी पीटरसन ने कहा था। तो इसका आंसर आपका पीटरसन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39, किसने कहा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाला परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात है? तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? यानी कुड़ी-हाड़ा के द्वारा कहा गया था। तो कुड़ी-हाड़ा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आय के विभिन्न स्तर पर यानी बचत तथा आय का अनुपात है, क्या कहलाता है? तो ये बताना, ये आपको बचत प्रवृत्ति आय होगा, सीमांत प्रवृत्ति आय होंगे। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बचत प्रवृत्ति आय, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जो है बिल्कुल आपको पता, 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो देखिए निवेश के जो निर्धारक घटक होता है वो क्या होता है? पूंजी की सीमांत क्षमता, उसके बाद बाजार मतलब ब्याज दर, उसके बाद ये दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 43 देखिएगा, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणांक के होगा, तो यानी क्या होगा ये? तो बिल्कुल आपको यानी ये 2 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किन्स के अर्थव्यवस्था में यानी न्यून मांग की दशा निम्नलिखित में से यानी किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो होगा पुकारा जाएगा अपूर्ण रोजगार संतुलन। तो इसका आंसर आपका अपूर्ण रोजगार संतुलन, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सीमांत उपभोग यानी उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से यानी कौन है? तो देखिए ये जो होगा आपका यानी त्रिभुज सी अपान त्रिभुज गामा होगा, यानी बिल्कुल इसका वाई होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 46, गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है? तो ये से शामिल यानी ये जो है ऋणों का यानी सीमांत आवश्यक में परिवर्तन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यानी शाख की राशनिंग प्रत्यक्ष कार्यवाही, उसके बाद ये आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाता है? देखिए गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाएगा? तो फीस, लाइसेंस, परमिट, उसके बाद जब तक संपत्ति, दंड एवं जुर्माना। तो ये इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पूंजी, हाँ बताइए, पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक है। देखिए पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा? ऋणों की वसूली होगा, ऋण एवं उधार होगा, सार्वजनिक उधार मतलब क्या होगा? उद्यमों की यानी हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, असंपत्तियों का विनाश, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यानी विकास, क्या हो जाएगा? यानी विकासात्मक व्यय के अंतर्गत इनमें से कौन आते हैं? तो ये आ जाएंगे, शिक्षा आएंगे, स्वास्थ्य आएंगे, सामाजिक कल्याण आएगा, यानी इनमें से सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल परफेक्ट है। गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत इनमें से कौन से आते हैं? तो गैर में जो आएगा तो आपका यानी पुलिस आएगा, कानून तथा व्यवस्था आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? विधि व्यवस्था, पेंशन आएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग जो है आज के क्लास को 50 क्वेश्चन को ही यानी जो है कवर किए हैं, और ये सभी जो है बिल्कुल गैस और वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो बच्चे नए हैं अच्छे से आप लोग इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करके चलाएंगे। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।